सो हेलो एवरीवन। भाई आज अपन जो पंडित्स का लाइव प्रोमो होते हैं जो 6 नंबर वाला है उसका मैथ्स का सेक्शन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। देखो पहले नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसने बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो अंतर है वो 14 डिग्री का दे रखा है। एंगल पूछ रहा है अपन से। भाई एंगल को एक्स मानो। एक चीज यहाँ पे बस सिखाने वाली है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो चीजें होती हैं। देखो सी छोटा है एस बड़ा है तो ये 90 डिग्री बनता है और ये 180 डिग्री बनता है, बस इतना ही फर्क है। तो एक एंगल कोई एक्स है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री अब 90 माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों का अंतर अपन को दे रखा है 14 डिग्री। इस चीज को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। या तो ऑप्शन पुटिंग कर लो जिसकी कैलकुलेशन ठीक है, वरना तो डायरेक्टली सोल्व कर लो। ये 2x बनेगा, 90 उधर जाके जुड़ जाएगा तो x बराबर इसका आधा करेंगे 52 डिग्री, अपना आंसर आ जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और लगभग क्वेश्चन इजी ही मिलेंगे। 20-22 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होंगे ठीक ठीक, वो देख लेंगे अच्छे से। रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात बता देता हूं। भाई अगर मान लो 0.AB लिखा है और AB पे बार है तो मतलब जितने भी नंबरों पे बार होता है ना उतने 9 आ जाते हैं। तो दो नंबरों पे बार है, 2 9 आ गए। अगर यहाँ पे मान लो एक बार होता और C और लिखा होता तो मैं C लिख देता, एक 9 और आ जाता। और अब इसमें एक चीज, थोड़ी थोड़ी चीजें फिर चेंज होती जाती हैं। मान लो ऐसे लिखा है 0.A और B और C और BC के ऊपर बार है तो पता है क्या करते, ABC लिखते। जिस पे बार नहीं है वो हटा देता मैं A, और अब 2 पे बार है तो 2 9 आ जाते, जिस पे बार नहीं है उसका 0 आ जाएगा। एकदम इजी चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही यही चीजें लगती है। 0.242424 चलता जा रहा है, मतलब 24 के ऊपर बार है, इस चीज का मतलब यही है। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं 24/99। ये इसका तो अपन को वैसे भी काम नहीं आने वाला है, सिर्फ ये अपन यूज लेंगे। इसने बोला कि इसको सिंप्लीफाई करो और फिर ये जो फ्रैक्शन आती है इसको जोड़ दो 1/11 में, मतलब इसका 1/11 में जोड़ कर दो। इनका एलसीएम 99 में ही आ जाएगा। यहाँ तो 24 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 33/99 बनेगा, मतलब 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। इजी चीज थी। 3 नंबर पे आता है। ये तो मतलब इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, नॉर्मल से ही अपन को कैलकुलेशन करनी है। x और x+2 एलसीएम आ गया, इधर x² बनेगा और इधर 2 के साथ में ये x+2 गुणा होके आ जाएगा। चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं और बराबर में 2 है। सोल्व कर लेते हैं इसे। भाई ये बनेगा x² प्लस में 2x+4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इस चीज को भी अंदर मल्टीप्लाई करके फिर 2 से भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो 2x² आएगा और फिर 4x आ जाएगा। x² से अच्छा इधर लाके घटा दूंगा तो x² आ जाएगा, ये भी इधर लाके घटा दूंगा 2x आ जाएगा और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। जो जो बच्चे पहले मान लो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो अभी मेरे करवाने से पहले एक बार कर लिया करो ताकि फिर आपको दिक्कत ना आए। सब मैं ही कर दूंगा तो फिर ऐसा है कि आपका फिर दिमाग वो उसी पे जाके टिकने लग जाएगा कि भाई सॉल्यूशन मिल रहा है, खुद आप मशक्कत नहीं करोगे चीजों में। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -4ac और अपॉन में 2 है। पहले रखो इसके अंदर तो -2 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर -4ac होना है पर इसकी वजह से प्लस बन जाएगा तो 16 आ जाएगा अपॉन में 2a। ये 20 बन गया, 20 का रूट होता है 2√5, तो -2 प्लस -2√5 और अपॉन में 2। 2 से 2 काट दिया मैंने, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दो चाहे डायरेक्ट काट दो। तो अब देखो मेरे को यहां से 2 आंसर मिल रहे होंगे भाई, 2 वगैरह तो काट ही दिए हैं तो एक आंसर तो मिलेगा मेरे को -1 प्लस √5 वाला, एक मिलेगा -1 माइनस √5 वाला। जो भी ऑप्शन में होगा वो टिक करो। ये देखो पहला ही मिल गया, ये आंसर सही है। नीचे तो कुछ क्योंकि 2 2 2 अपने तो बचा ही नहीं है ना, तो वही आंसर होगा। 4 नंबर पे आते हैं। एक्स की सैलरी 20% ज्यादा है वाई की सैलरी से। तो ठीक है मान लेते हैं एक्स की सैलरी और वाई से 20% ज्यादा है तो इसको 100 मानो, ये 120 हो जाएगा। 6/5 भी बोल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। वाई की सैलरी को 10% से इंक्रीज किया जाता है, मतलब वाई की सैलरी बन गई 110। और बोल रहा है एक्स की सैलरी को एक्स a% से इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है एक्स की नई सैलरी 15% ज्यादा हो जाती है वाई की नई सैलरी से। अब देखो यहां पे 2 तरह के बच्चे होंगे और 2 तरह की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। इजी क्या है मैं बताता हूं। भाई एक बच्चा तो देखो ये करेगा, इधर मैं बेसिक कर रहा हूं और इधर थोड़ा सा अपन बढ़िया मेथड कर लेंगे। एक तो ये करेगा कि इस 120 का पहले a% बढ़ाएगा, यानी 100 प्लस a/100 करेगा, हाँ या ना। और वो बोल रहा है कि ये बराबर है
जो x की नई सैलरी है वो बराबर है 15% ज्यादा y की नई सैलरी से। तो ये जो 110 है इसका 115/100 कर दो, यही तो करेगा। इसको सोल्व करेगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बताओ ये करना जरूरी है क्या? नहीं है। डायरेक्टली 110 का 15% बढ़ा दो, यानी 115/100 कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 11 को इसमें गुणा करेंगे, 11 की ट्रिक पता है अपन को, 1 5 और इधर 6 और इधर 2, एक के बाद में पॉइंट लग गया 126.5, यानी कि इस सैलरी का 15% बढ़ा देते हैं, वही जो है वो एक्स की नई सैलरी है, मतलब एक्स की नई सैलरी 126.5 बन गई, यही तो बनेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पे आओ। उसने बोला ए की वैल्यू कितनी है कि कितने परसेंट से बढ़ाया है। भाई यहां से यहां देखो ना, अपन ने 6.5 से बढ़ाया है और 120 पे बढ़ाया है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 से काट दो 6 और 5 बार, इसको गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 30 और 2 32, इसमें 6 का भाग लगाएंगे, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, पूरा करने की भी नीड नहीं है। ये ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ो। मतलब कि इसमें ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ी, गुणा भाग करना पड़ा, कैलकुलेशन करनी पड़ी, उतना ईजी पड़ गया मेरी तरफ ये वाला करके। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पे आ जाते हैं। एक मैन है, उसने कवर करी है सर्टेन डिस्टेंस 3 पार्ट में, एवरेज स्पीड दे रखी है उसकी, तो टोटल एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकालो। इसके भी अब दो तरीके आते हैं, एक तो बेसिक है एकदम, एक फॉर्मूला बेस्ड है। चलो दोनों बता देता हूं। बेसिक तो यह है कि भाई मान लो मेरे पास में ये पूरी दूरी थी, इसके 3 टुकड़े कर दिए, पूरी दूरी को 3s बोल दो, तो ये तीनों टुकड़े s s s हो जाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे लिए 3s हो जाएगी। अब मेरे को नीचे टोटल टाइम लिखना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो s वाली डिस्टेंस मैंने कवर करी 20 की स्पीड से, फिर मैंने s वाली 30 से करी, फिर मैंने s की 50 से। इस चीज को सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। पर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एलसीएम लेना और कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो कहीं कहीं अपन क्या करेंगे कि जैसे जहां फॉर्मूला इजी पड़ेगा वहां फॉर्मूला लगाएंगे, जहां कैलकुलेशन इजी पड़ेगी वहां कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखो, अगर मेरे पास में सिर्फ दो ही स्पीड होती S1 और S2, तो मेरे लिए फॉर्मूला बनता 2S1 S2 अपॉन में S1 और प्लस में S2। लेकिन अभी मेरे पास में 3 स्पीड है, तो मेरा फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा इनके लिए 3S1 S2 S3, इसे XYZ भी बोल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो यहां पे एक एक के ही आए थे पेयर, मतलब S1 और S2 अलग अलग आए थे, यहां दो दो के पेयर चलेंगे कि मतलब S1 S2 प्लस में S2 S3 प्लस में S3 S1 आया ना। ठीक है, अप्लाई करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ऊपर क्या आएगा, 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 50, और बटे क्या आएगा, पहले तो ये 600 आ जाएगा, फिर ये 1500 आ जाएगा, और फिर इन दोनों का 1000 आ जाएगा। सोल्व कर लो, 2500 600 3100 बन गया है ना। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, ये डॉट डॉट गुणा होते हैं। ठीक है, तो 31 से भाग लगाना है, किसमें, 5 3 15 दूनी 30 3 90, मतलब 900 में 31 से भाग लगाना है, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं भाग, ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे सोचूं कि अगर ये 30 होता तो ये इसको 30 बार ही काट देता, लेकिन ये 31 है, अगर नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो जो मेरा आंसर है वो छोटा होता जाता है। तो 30 से छोटा जो भी ऑप्शन है वो मेरा आंसर है, 30 से जस्ट छोटा यही ऑप्शन है, यानी मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊं। समझ में आया? अगर यहां मान लो 29 होता, तो मैंने क्या बोला, 30 से वो वैल्यू छोटी होती तो मेरा आंसर बड़ा होता, तो मैं 31 या 30 से जो भी बड़ा ऑप्शन होता उसी को टिक कर रहा होता। समझ में आ गई ये चीज? चलते हैं 6 नंबर के ऊपर। वैल्यू ऑफ के बतानी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, न कोई हो, न हो कोई समाधान या सॉल्यूशन। तो देखो तीन चीजें होती हैं लाइंस के अंदर, भाई या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन देती हैं अपन को, अगर पैरेलल जाती हैं तो नो सॉल्यूशन देती है, जितनी जगह कट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। कोइंसिडेंट होती है, देखो इनफाइनाइट जगह पे कट कर रही है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब इनकी कंडीशंस भी याद होनी चाहिए। भाई देखो इनकी कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो मैं लिख देता हूं यार, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसकी होती है कि सब कुछ ही बराबर होगा, a1 a2 भी बराबर, b1 b2 भी बराबर और c1 c2 भी बराबर। इसकी होगी कि a1 a2 तो b1 b2 के बराबर होगा, पर c1 c2 के ये बराबर नहीं होंगे। मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे, मेरे को नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन मतलब ये वाली कंडीशन, यानी क्या आ जाएगा, 5 और बटे में k
बराबर होगा 6/3 के। आगे नॉट इक्वल टू वाला लिखने की तो कोई जरूरी नहीं है। सोल्व करो इसे भाई, ये 2 बार कट गया, के की वैल्यू 5/2 यानी के की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। जो ऑप्शन है सी वाला वो सही हो जाएगा। सही है, इजी इजी चीज है। देखो 6 के 6 क्वेश्चन है, मैं तो कुछ बता नहीं रहा हूं, एकदम इजी इजी चल रहे हैं। एक सर्कल है, उसमें सेंटर ओ है और रेडियस 13 है। सेंटर ओ बना दिया, रेडियस 13 होगी। दो पैरेलल कोड है पीक्यू और आरएस, ऑपोजिट साइड में है सेंटर के, मतलब कि जो दोनों जीवाएं है ना वो विपरीत दिशा में है केंद्र के। तो एक जीवा यहां बना दो, एक जीवा यहां बना दो। ये तो बन गई PQ और ये बन गई RS, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि जो PQ की वैल्यू है वो 24 है। तो मेरे को एक बात पता है कि अगर ये 24 है तो सेंटर से इस पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, मतलब लंबवत डालूंगा, तो ये दो बराबर भागों में बट जाती है। तो पूरी 24 थी, मतलब ये 12-12 बन गई। ऐसे ही इधर भी मैं लंबवत डालूंगा, तो देखो RS की वैल्यू पूरी की 10 है तो ये 5-5 बन जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसने बोला रेडियस 13 है, मैं यहां मिला देता हूं, ये रेडियस 13 होगी, यहां मिला देता हूं, ये रेडियस भी 13 होगी, क्योंकि रेडियस तो बराबर होती है। अब पूछा क्या है, इसने बोला कि डिस्टेंस बता दो दोनों कोड्स के बीच में, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बता दो, मतलब ये वाली दूरी पूछ रहा है वो अपन से। कैसे निकालोगे भाई? मेरे को पता है एक ट्रिपलेट होता है 12, 5 का 13 के साथ में, पाइथागोरन ट्रिपलेट। कोई नहीं जानता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेना। तो देखो अगर ये 13 है, ये 12 है, तो यहां 5 आ जाएगा। ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 आ जाएगा। इसने टोटल दूरी पूछी है 17, मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी मैं तो बताऊं तो ये डायग्राम बनाने की नीड ही नहीं पड़ती, क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाता कि ट्रिपलेट लग रही है। और जब 24 और 10 का आधा 12 और 5 बनेगा, मतलब वो 13 के साथ में जरूर कोई रिलेशन बनाएगा। तो थोड़ा सा डायग्राम अगर दिमाग में विजुअलाइज होता है तो इजीली क्वेश्चन कर पाता है। ठीक है भाई, 8 नंबर पे आते हैं। राइट सर्कुलर कोन दे रखा है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि एक ऐसा कोन है जिसकी हाइट मुझे 20 दे रखी है। ये बोल रहे इसको स्लाइस यानी कि काट दिया जाता है इसके पैरेलल बेस के पैरेलल, मतलब ऐसे एक इसमें कट मारा गया है, यानी ऐसे एक दूसरा कोन निकल के आ जाएगा, ऊपर कोन आ जाएगा, नीचे एक फ्रस्टम जैसा कुछ बन जाएगा, छिन्नक जैसा। और 5 सेंटीमीटर लगाया है टॉप से, मतलब इस वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे लगाया, मतलब नीचे वाली 15 सेंटीमीटर हाइट बच गई। अब 15 और 5 20 बन गया। ये बोल रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम जो स्मॉल कोन की है जो ऊपर फॉर्म हुआ है, मतलब उसकी वॉल्यूम कितनी है टोटल की। तो भाई मैं टोटल की वॉल्यूम निकालूं और फिर ऊपर वाले की वॉल्यूम निकालूं, इतना करने के बजाय मैं रेशियो ले लेता हूं। और एक बात बता देता हूं आपको कि जब भी मैं कोन को स्लाइस करता हूं, जो जो भी उसकी वॉल्यूम होती है वो उसकी हाइट के रेशियो में ही होती है, हाइट के प्रोपोर्शनली होती है। इतना समझ में आया? ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि डायरेक्टली हाइट नहीं लिख सकते, हाइट का क्यूब करना पड़ेगा मुझे। कैसे करना पड़ेगा देखो मैं बताता हूं भाई। आप ऐसे समझ लो कि जैसे देखो मेरे पास में अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा है और अगर मैं इसका लेंथ और मान लो ये ब्रेड्थ नहीं है, तो मैं अगर इसका एरिया लिखना चाहता हूं तो एरिया में देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आता है, दो भुजाएं आती हैं इसकी जिनको अपन गुणा करते हैं। तो अगर मैं इसका एरिया का रेशियो लिखना चाहता हूं किसी दूसरे के साथ में, तो मैं इसको मेरे को इसकी लेंथ के स्क्वायर का रेशियो लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर वर्ग में भी मेरे को लेंथ के स्क्वायर का रेशियो लेना पड़ेगा। पर वहीं पे अगर एक क्यूब आ जाता है तो मेरे को उसकी वॉल्यूम अगर निकालनी है तो मेरे को 3 भुजाएं मतलब क्यूब करना पड़ेगा। ऐसे ही क्यूबॉइड में भी क्यूब करना पड़ेगा। ऐसे ही कोन में भी मेरे को देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h अगर इसका फॉर्मूला होता है ना, तो देखो 2 पावर तो यहां है, 1 पावर यहां है, मतलब यहां भी क्यूब करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम चीज सिलेंडर में जाती है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं ऊपर वाले कोन का एरिया लिखूं छोटे वाले का और नीचे बड़े वाले का एरिया लिखूं, तो इनकी हाइट है 5/20। भाई छोटे वाले की 5 है, बड़े वाले की पूरे की 20 थी, यानी 1/4 रेशियो आ रहा है। तो अगर मेरे को एरिया का रेशियो लिखना है तो उसका मेरे को क्यूब करना पड़ेगा, यानी 1/64 आएगा। इसने मेरे से यही तो पूछा है कि जो छोटे वाला एरिया है वो बड़े वाले एरिया का कितना परसेंट है। अरे तो 1 है, 64 का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। इस चीज को सोल्व करो, आपका आंसर आएगा। 4 से काट दो 16 बार, 4 से काट दो 25 बार, भाग लगाएंगे, एक बार भाग जाएगा, फिर बचेगा 9, 90 आएगा। 16 पंजे 80 होता है, यानी 1.5 समथिंग आने वाला है। एक ही ऑप्शन है, और वैसे भी मैं 1 पे ही रुक सकता था क्योंकि यही था 1 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर पे आ जाए। एक 400 मीटर की रेस है, लीनियर रेस पूरा इजी टॉपिक होता है एकदम। लीनियर रेस के क्वेश्चन तो वैसे ही इजी होते हैं, रेस तो पूरा ही मतलब इजी है एक तरीके से। देखो 400 मीटर की रेस है, एक्स जो है वो वाई को 40 मीटर की हेड स्टार्ट देता है
पहले ये रेस लिख देते हैं, 400 मीटर की है। एक्स बंदा यहां खड़ा है और वाई वाले को हेड स्टार्ट दी है, मतलब शुरुआती बढ़त दे देता है, वो 40 मीटर की दी है। यानी कि जो वाई वाला बंदा है वो यहां से भागना शुरू करेगा और एक्स वाला बंदा यहां से भागना शुरू करेगा। सही चीज है, ठीक है। अब ये भागते जा रहे हैं, एक्स जो है वो 20 मीटर से रेस को जीत जाता है, मतलब एक्स वाला बंदा तो एंड पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन वाई वाला बंदा इससे 20 मीटर पीछे ही रह गया। सोचो कितना आलसी होगा कि 40 मीटर आगे खड़ा करके भी 20 मीटर से हार गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, इफ वाई गेट्स 100 मीटर हेड स्टार्ट इन 300 मीटर रेस, मतलब वो एक नए रेस की बात करने लग गया। पहले मैं इस रेस से क्या क्या पता कर सकता हूं वो जान लो। भाई ये जो रेस हुई है, इस रेस के अंदर मेरे को उनकी डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, टाइम दोनों ने सेम लिया है, क्योंकि सेम टाइम पे दौड़ना चालू किया और सेम टाइम पे वो लास्ट में जाके रुक गए कि एक्स यहां पहुंच गया, वाई यहां पहुंच गया। तो अगर टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो सेम होता है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे को स्पीड ऑफ एक्स और स्पीड ऑफ वाई का रेशियो लिखना है, तो मैं इनकी दूरी का रेशियो निकाल दूंगा। तो एक्स वाले बंदे ने तो देखो यहां से शुरू होकर यहां तक पूरी 400 मीटर कवर करी, लेकिन वाई वाले बंदे ने 40 मीटर तो यहां खा गया और 20 मीटर यहां खा गया, मतलब 60 मीटर कम दौड़ा, यानी 340 मीटर ही दौड़ पाया वाई वाला बंदा। इसको सोल्व किया, 20/17 आ गया इनकी स्पीड्स का रेशियो। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक नई रेस पे आता हूं। ये पहली रेस थी, अब मेरी सेकंड रेस है। वो बोल रहे हैं वाई को अगर 100 मीटर की हेड स्टार्ट मिलती है 300 मीटर की रेस में, तो वो बोल रहा है कि रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा। ठीक है भाई, देखो मेरे को एक बात बता दो, मेरे पास में एक्स की स्पीड भी है, वाई की स्पीड भी है, 100 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है। देखो फिर से वही कि मैं बना लेता हूं एक बार, पेन चल जा भाई। 300 मीटर की एक रेस है, वाई को मिली है 100 मीटर की हेड स्टार्ट, मतलब एक्स यहां से लेके यहां तक पूरा दौड़ेगा, वाई वाला बंदा यहां से शुरू करेगा दौड़ना। ठीक है, ये दूरी है 100 मीटर की। अब देखो मैं क्या करता हूं, मेरे को ये पता चल गया कि वाई जो है वो सिर्फ 200 मीटर ही दौड़ने वाला है, तो 200 मीटर की दूरी 17 की स्पीड से दौड़ेगा वाई वाला बंदा। ये देखो मैंने क्या लिख दिया, दूरी बटे स्पीड, तो ये टाइम आ गया। और इतने ही टाइम में देख लेना, इतने ही टाइम में एक्स वाला बंदा पूरा 300 मीटर जाएगा, लेकिन कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, इस चीज को सोल्व करो, ये आ जाएगा 4000 और बटे हो जाएगा 17। इसको सोल्व तो देखो करना ही पड़ेगा, यानी कि 17 दूनी 34 बन गया और 60 आ जाएगा, तो 17 तिये 51 आएगा और फिर 90 आएगा, तो 17 पंजे 85, यानी 235 पॉइंट कुछ आने वाला है। छोड़ दो उस चीज को, यानी कि इसने यही तो पूछा कि कौन रेस जीता और कितने मीटर से जीता। अरे तो भैया जी, जो एक्स वाला बंदा है वो तो 235 ही दौड़ पा रहा है ना, जब वाई वाला पूरा 300 पहुंच गया, यानी कि वाई पहले पहुंच गया, मतलब ये तो क्लियर है कि वाई रेस को जीत रहा है, यानी ये और ये ऑप्शन तो आंसर नहीं आएगा। अब जीत रहा कितने से, भाई वाई वाला पूरा 300 चला गया है, एक्स वाला 235 ही पहुंच पाया है, यानी 65 पॉइंट कुछ मीटर से जीत जाएगा, या फिर 64 पॉइंट कुछ, क्योंकि ये 35 से बड़ा आएगा। यानी कि मेरे को ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली पता लग गया, मैं इसको टिक कर दूंगा। कहीं कोई दिक्कत लगी तो बताओ, नहीं लगी तो आगे बढ़ते हैं। मेरे को पता है बहुत ही इजी सी चीजें करी है मैंने, सब समझ में आ ही गया होगा। बाकी वैसे बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब स्टार मार्क क्वेश्चन था, मैं बोल ही रहा था कि इजी है। बाकी ये मतलब इसमें 2 रेस उसने दे दी, तो मतलब सही सही कंसेप्ट यूज हो गए। 10 नंबर पे आते हैं, प्रॉफिट अर्नड बताना है अपन को। प्रॉफिट अर्न जो है वो सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹940, यानी कि देखो लाभ कब होता है या प्रॉफिट कब होता है, जब आप किसी चीज को कम में लाते हो और ज्यादा में बेचते हो। मतलब एसपी माइनस आप सीपी करते हो कि मैं ज्यादा में लाया कम में बेचा, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, जब ही प्रॉफिट होगा। तो इसने क्या बोला कि जब एक आर्टिकल को 940 में बेचा, मतलब कि मैं 940 एसपी में से उसकी सीपी को एक्स मान लेता हूं, मैंने ये घटा दिया तो ये मेरे पास में प्रॉफिट आ गया। इसने ये बोला कि ये जो प्रॉफिट है ये एग्जैक्टली सेम है लॉस के। भाई लॉस कब होता है, जब एसपी में से सीपी घटाते हैं, क्योंकि लॉस जब होता है जब ज्यादा में लाए और कम में बेचा, यानी एसपी बड़ी होगी। ठीक है, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया कि मतलब सीपी यहां आएगा और एसपी यहां आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। समझ में आ गया ना कि घाटा जब भी होता है जब आप कोई चीज को ज्यादा रुपए में खरीद के ले आते हो और बेचते फिर कम में हो, तो एसपी छोटा बनेगा, इसलिए एसपी आगे आ गया। अब आगे ध्यान देना कि लॉस होता है आफ्टर सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹710। इस बार उस आर्टिकल को 710 में बेचा है तो 710 आगे लिखेंगे, इस बार पीछे लिखा था।
इस चीज को सोल्व करो, x इधर आके जुड़ेगा 2x, ये उधर जाएगा 1650 आ जाएगा। x निकालना है, इसका आधा करेंगे 825 आएगा। इसने क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बता दो, कॉस्ट प्राइस को ही मैंने x माना था, 825 मेरा आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 11 नंबर पे आते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस बताना है अपन को, जिसकी साइड तो 41 है और डायगोनल 18 है। भाई एक रोम्बस ऐसी आकृति होती है और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, यानी कि दूसरे को एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और वो भी 90 डिग्री पे काट के। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, देखो साइड 41 है, सारी 41 होंगी वो छोड़ दो, डायगोनल अगर एक पूरा डायगोनल 18 है, मतलब यहां ये 9 होगा, ये 9 होगा, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दूं और नहीं भी लगाऊं तो मेरे को याद है कि 9 का 41 का 40 के साथ में ट्रिपलेट बनता है, तो ये 40 आ गया, ये इसके बराबर होगा, मतलब ये भी 40 है, यानी पूरी लेंथ 80 आ गई। डायगोनल 1 मेरे को दे रखा था 18, डायगोनल 2 मैंने निकाल दिया 80। मेरे को पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, इसमें वैल्यू रख दो, हाफ इंटू 80 इंटू 18, आंसर आ जाएगा 720। अपन को एरिया ही पूछा था, जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ एक रेस वाला क्वेश्चन ऐसा था जो टाइम टेकिंग आया था, बाकी तो सब इजी फ्लो वाइज और पहले अटेम्प्ट में हो रहे हैं। 12 नंबर पे एक डिशोनेस्ट शॉपकीपर है, गुड्स को 20% अबव द कॉस्ट प्राइस बेचता है, मतलब लाया खरीद के 100 में, बेच रहा है 120 में, फायदा कमा लिया। और वेट में भी फायदा कमा रहा है कि 800 ग्राम ही देता है 1 किलो की जगह पे। अरे भाई ये जब उसके खरीद के लाया, जब के पैसे हैं, तो खरीद के ही तो वो जब लाया होगा, जब उसके 800 ग्राम के ही पैसे लगे होंगे, पर दे दिया उसने 1000 ग्राम, मतलब पैसे उसने 1000 ग्राम के ले लिए कस्टमर से। ठीक है, इसको सॉल्व करो। भाई ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, इधर तो आ गया 80, इधर आ गया 120, मतलब वो 40 रुपए कमा रहा है 80 के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, मेरे को 50% का टोटल फायदा हो रहा है इस दुकानदार को। ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मतलब कि जब भी आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन मिले, आप उसको हमेशा रेशियो में बदलो, चाहे वजन दे रखा है, चाहे परसेंटेज दे रखा है, चाहे पैसे दे रखे हैं, हर एक चीज को बदल लो और इजिली सोल्व कर लो। 13 नंबर पे आते हैं। भाई मीन डेविएशन अबाउट द मीन बताना है। देखो 4 कंसेप्ट है, बहुत क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरे को अगर डायरेक्टली मीन निकालना है तो मैं इन सब का क्या करता हूं, सम लेता हूं और उसमें जितनी भी ये संख्याएं हैं उतने का भाग लगा देता हूं। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मेरे को ऐसे बोल दिया कि मीन डेविएशन बताओ मीन से, तो मैं क्या करता हूं, मैं इनका मीन निकालता हूं, जो भी मीन आता है उनसे फिर इन सब का अंतर लिखता हूं, फिर उस चीज का मैं मीन निकाल देता हूं कि मतलब मैंने ये निकाला, इसमें से इनका मीन घटाया और फिर एन का भाग लगा दिया। अब यहाँ पे 2 चीजें इसी से और आ जाती हैं कि अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका स्क्वायर करके एन का भाग लगा देते हैं, और अगर वेरिएंस निकालना होता है तो फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट ले लेते हैं। वो सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ाया था मैं। अब ये अप्लाई कर देते हैं। भाई पहले मैं मीन निकालूंगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो देखो 10 10 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49 आ गया, 49 आ गया, 7 संख्याएं हैं, मतलब मीन की वैल्यू 7 आ गई। देखो सिर्फ मीन पूछता तो यही आंसर था, पर मीन डेविएशन पूछा है मीन से, तो पहले इस 7 से इन सब का अंतर लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता। तो 7 से 3 4 कम है, 7 से 10 3 ज्यादा है, 10 फिर 3 ज्यादा है, 4 3 कम है, 7 से 7 0 है, 7 से 7 में 10 में 3 का अंतर है, 7 में 5 में 2 का अंतर है, इनको जोड़ दो, 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16 और 2 18। अब फिर से 7 का भाग लगा दो, क्योंकि भाई मीन डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट, तो मैंने पहले डेविएशन निकाला, अब मैं मीन निकाल रहा हूं। काटेंगे, 7 दूनी 14 आएगा, 40 बचेगा, 7 पंजे 35, 2.5 समथिंग ऑप्शन आएगा, ये सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी चीज है, आराम से समझ में आ रही है। नहीं समझ में आई, स्टैटिक्स चैप्टर जाके पढ़ लेना, नीचे लिंक डला हुआ है। ठीक है, 14 नंबर में क्या बता रहे हैं, PQR वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ मिलके एक टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि P प्लस Q प्लस R काम कर रहे हैं, 10 घंटे में भर दिया। आगे चलते हैं, फिर बोल रहा है कि पाइप P और Q मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं, P और Q ने मिलकर 15 घंटे में भर दिया। लास्ट में बता रहा है कि Q और R मिलके 20 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, 20 घंटे में भरवा दिया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इनका 300 आ रहा है, 10 से 330 बार, ये 20 बार और ये 15 बार।
ठीक है भाई, मेरे को क्या पूछा है, Q कितनी देर में भरेगा। देखो Q इन दोनों में 2 बार आ रहा है, तो इनको दोनों को जोड़ दो, यानी P प्लस 2Q प्लस R आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 35 आ जाएगा। और ये ऊपर वाली चीज लाके इसमें से घटा दो, तो देखो माइनस P माइनस Q माइनस R और माइनस 10, सबके साइन बदल दिए मैंने। ये कट गया, ये कट गया, 2Q में से Q गया, Q आ गया, 35 में से 10 गया, 25 आ गया। मतलब जो Q है वो 25 एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। आंसर नहीं आया है। अब मेरे को 300 काम करवाना है 25 की एफिशिएंसी से। ये 1 आ जाएगा, 25 से कम 25, और फिर 50 बचेगा तो 2 12 आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया मैंने 12 ऑप्शन में। अच्छा 30 है ना, यहां 30 आएगा भैया जी, तो ये 5 बन जाएगा। 5 बनेगा तो यहां 5 आएगा। अब कटेगा तो 60 दिन ले लेगा, 60 घंटे सॉरी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लिया करो भाई। 15 नंबर पे आते हैं। एक लोन है 10,200 रुपए का, इंस्टॉलमेंट में देना है 4% की रेट के ऊपर। वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट बता दो। मैंने इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को कभी नहीं आपको बोला कि आप फॉर्मूले से करो, क्योंकि एसआई में भी और सीआई में भी दोनों में हार्ड होता है फॉर्मूला। और एक रियल बात बता दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बहुत इजी होती है सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में देखे तो। क्यों भाई, देखो मैं बताता हूं। क्योंकि इसमें 4% की रेट है ना, तो आप खुद बताओगे कि कितना इजी है। 4% का वैल्यू होती है, फ्रैक्शन होती है 1/25। ठीक है, यानी कि 25 पे 1 का ब्याज लग रहा है, यानी 25 से 26 रुपया बन रहे हैं। ठीक है, ये पहली साल का हो गया। अब दूसरी साल में भी तो ब्याज लगेगा, यानी कि 25 से 26 दूसरी साल में भी होगा, लेकिन दूसरी साल में इसका स्क्वायर बन जाता है। तीसरी साल में जाएंगे तो उसका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो होती है ये इंस्टॉलमेंट होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक महीने तो 100 रुपए दे रहे हो, अगले महीने 500 रुपए दे रहे हो। इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर जाती है। यानी यहाँ पे अगर 26 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 26 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब 26 से गुणा करना पड़ेगा। मैं मेरी मर्जी से तो गुणा कर नहीं सकता, मेरे को पूरे रेशियो को गुणा करना पड़ेगा, यानी यहाँ भी 26 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 25 इंटू 26 कर लेते हैं। 25 इंटू 25 625 होता है, उसमें 25 और जोड़ दो, 650 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, बराबर में इसको रहने दो। तो ये कितना बन गया, 5 7 और 12, 1275 बन गया। इसने मेरे को बोला है कि पैसा आपका 10,200 था, मेरे लिए 1275 आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेता हूं 10,200 बटे 1275 करके। 25 से काटेंगे तो 25 से 5 बार और 25 से 1 बार 51 बार कट गया। ये 25 से 4 बार कटेगा, 100 आ गया। फिर 20 में भाग जाएगा नहीं, 200 में भाग जाएगा 8 बार, और ये 51 का 8 गुना है, मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने मेरे को क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बता दो। भाई हर एक इंस्टॉलमेंट मेरे लिए तो 676 रुपए की थी ना, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 है, तो इस 676 को 8 से गुणा कर दो। और गुणा नहीं करना है, 8 6 48, यूनिट डिजिट देखो 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 8 है, इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ना कोई फॉर्मूले की नीड पड़ी, ना कोई बकवास करी, ना कोई कैलकुलेशन करी, एकदम इजीली अपना आंसर आ गया। 16 नंबर के ऊपर चल पड़ते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या बता रहा है कि दो ट्रेन है P और Q स्टेशन से चलती हैं सेम टाइम पे और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये P है, ये Q है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ये 5 घंटे बाद में मिलती है, मतलब मान लो यहां मिल गई तो ये ट्रेन भी 5 घंटे चल के आई और ये ट्रेन भी यहाँ के लिए 5 घंटे चल के आई। आगे पढ़ते हैं। ये बता रहे हैं कि ट्रेन जो स्टेशन P से चली है वो 25% तेज चलती है Q वाली से। तो अगर मैं स्पीड लिखूं इन दोनों की, तो अगर इसकी स्पीड 4 है तो इसकी स्पीड 5 है, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 4 पे 1 ज्यादा मतलब 5 बन जाएगी, यानी इसकी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, टोटल डिस्टेंस दोनों स्टेशन के बीच में 900 मीटर की है, 900 मीटर लिख दिया, किलोमीटर सॉरी। फिर क्या बता रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, ये फास्टर है, इसकी स्पीड पूछ रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा बस। ठीक है, तो अपन को फास्टर ट्रेन की स्पीड निकालनी है। दोनों ट्रेनों को 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 5 माइनस 4, 5 प्लस 4, यानी चलो उसको बराबर में लिख देंगे। भाई 5 घंटे लिए हैं ये 900 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। ऐसे समझ लो कि ये कहीं खड़े थे, बीच में इनको मिलना था, दोनों ने मिलकर 900 किलोमीटर की दूरी तय करी और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी। तो जो रिलेटिव स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है, तो 5 और 4 9x, तो मैं इनकी स्पीड लिख दूंगा जोड़ के, और समय इन्होंने 5 घंटे लिया है। भाई 5 और 5 10 घंटे, जोड़ के मत लिख देना।
दोनों सेम समय पे चली थी और सेम समय पे पहुंची, दोनों ने मिला के ही 5 घंटे लिए हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, ये 180 आ जाएगा, ये कटेगा 20 आ जाएगा, x की वैल्यू 20 आ गई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 आ गया, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 5 गुना 20 100 है और इसकी स्पीड 4 गुना 20 80 है। उसने फास्टर ट्रेन की पूछी थी तो 100 आंसर कर दो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम इजी था। 17 नंबर पे आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बतानी है जो ड्रॉ करी जा सकती है दो सर्कल के बीच में। भाई एक बात बताओ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, चलो यहां पे रिवाइज ही करवा देता हूं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में 3 आप कॉमन टेंजेंट बना सकते हो, यानी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, इसके अलावा तो कोई नहीं बनेगी। अगर कोई दोनों एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो एक ही टेंजेंट बन सकती है, और अगर टच नहीं कर रहे तो देखो 1 और 2 और 3 और 4, मतलब 2 तो ट्रांसवर्स वाली बन सकती हैं और 2 डायरेक्ट बन सकती हैं। समझ में आ गया? इसने अपन से ये वाला केस पूछा है, देखो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ होता, मतलब एकदम जनरल केस लेना है। अगर वो ये देता तो वो क्लियर कट लिखता कि एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं बाहर से, ये बोलता तो बोलता अंदर से टच कर रहे हैं। इन पे स्पेसिफाई कर देगा, इस पे स्पेसिफाई करने की जरूरी नहीं है, यानी अपना आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, ये आंसर। और वैसे भी देखो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो इनमें भी मैक्सिमम 3 ही है, इसमें 1 ही है, तो सबसे ज्यादा तो इसमें हुई ना, तो वैसे भी 4 ही करना था अपन को। समझ में आ गया? और अगर सिर्फ एक सर्कल होगा तो उस पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकती हैं, तो सिर्फ एक अगर दे देता तो मैं इनफाइनाइट भी कर सकता था। ठीक है भाई, 18 नंबर पे आते हैं। 6 इंजीनियर है, 5 साइंटिस्ट है, 6 इंजीनियर है और 5 साइंटिस्ट है। एक टीम बनानी है 4 पर्सन की। पीएनसी का क्वेश्चन आता ही तो खुशी से मिलती है, क्योंकि एक तरीके से बोनस है, ये तो बहुत इजीली हो जाते हैं, अच्छे से पढ़ा हुआ है। 4 पर्सन की एक टीम बनानी है अपन को, और इनमें से, ठीक है, टीम में मस्ट इंक्लूड होने चाहिए 2 इंजीनियर, मतलब 2 इंजीनियर तो जरूर हैं होने। ठीक है, तो देखो 4 की टीम बनेगी, 2 इंजीनियर कम से कम होने चाहिए। इसने बोल दिया ना कि एटलीस्ट, यानी कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो मैं अगर 2 इंजीनियर ले लूं या 3 इंजीनियर ले लूं या चारों ही इंजीनियर ले लूं, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इंजीनियर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 2 से कम के लिए मना कर दिया उसने। अब देखो मेरी टीम तो 4 की बननी थी ना भाई, यहां तो 2 ही बंदे हो पाए, यानी कि मेरे को 2 लोग और लेने पड़ेंगे, जो कि मैं साइंटिस्ट से लूंगा। यहां 1 लोग और लेना पड़ेगा और यहां 0 लोग और लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखो एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जब मैं पीएनसी पढ़ा रहा था, जब, और वो भी वो ड्रेस वाला एग्जांपल देके, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद है कि अगर मेरे को ऐसा है कि ये काम करना है और ये काम भी करना है साथ में, तो मैं गुणा करता हूं कि मेरे को इंजीनियर भी लेने हैं और साइंटिस्ट भी लेने हैं, तो मैं इनको गुणा करूंगा, गुणा करूंगा, गुणा करूंगा। और मेरे को ये काम करना है या ये काम करना है, जहां और आ जाता है वहां पे इसको इसको और इसको ऐड करेंगे अपन, बस और कुछ नहीं करना। मैं बताता हूं ये क्या चीजें लिख रहा हूं मैं, अभी आ जाएगा सब समझ में। कि मेरे को 6 इंजीनियर में से 2 इंजीनियर चूज करने हैं, तो मैं लिखूंगा 6C2, और 5 साइंटिस्ट में से 2 साइंटिस्ट चूज करने हैं, तो मैं 5C2 लिखूंगा, और ये दोनों काम मुझे करने हैं तो इनके बीच में गुणा आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो 6 में से 3 चूज करने थे तो 6C3, 5 में से 1 चूज करना है तो 5C1, ऐसे ही 6 में से 4 चूज करने हैं 6C4 और इधर 5C0। अब मेरे को ये काम करना है, साथ में ये काम करना है और साथ में ये काम करना है, तो इनके ऐड हो जाएंगे। अब समझ गए होगे आप गुणा और ऐड का क्या लफड़ा है। इनको सोल्व कर लो भाई। 6C2 तो होता है 30/2 यानी 15, 5C2 होता है 20/2 यानी 10, 6C3 होता है 20, 5C1 होता है 5, 6C4 होता है 15, 6C2 के बराबर ही होगा, और 5C0 NC0 तो 1 होता ही है। तो ये तो आ गए 150, ये आ गए 100 और ये आ गए 16, यानी कि, अरे 16 क्यों आ गए, 15 एकम तो 15 ही होता है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया और ये 265 है, जो इतने तरीकों से अपन इस टीम को बना सकते हैं इनमें से चूज करके। ये सही आंसर है भाई। जो थोड़ा सा ऐसे मान लो लगभग समझ ही गए होंगे, नहीं समझ पाए तो एक बार जाके पढ़ लेना क्विकली। बहुत ही, मतलब शायद 50 क्वेश्चन के अंदर पूरा पीएनसी हो रखा है। ठीक है, 2-3 घंटे की शायद क्लास होगी, वो देख लेना। 19 नंबर के ऊपर अपन आते हैं, सब समझ जाओगे वो देखोगे तो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ये दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को भी देखो करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप कैलकुलेटिव बना दो इसे, x + y / x - y = 3/1 दे रखा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मेरे को पता है बहुतों ने x y निकाला होगा। अरे डायरेक्टली भी तो कर सकते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के, कि इसमें से इसको घटाओगे तो ऊपर
देखो ऐसा होता है ये कि ऊपर तो ये दोनों जुड़ते हैं तो y और y हट के 2x आ जाएगा, नीचे ये दोनों घटते हैं तो 2y आ जाएगा, फिर ये 2 और 2 कट के ये x और y बन जाता है। यानी कि आप इस चीज को ये लिख सकते हो और इस चीज को ये लिख सकते हो, कंपोनेंट और डिविडेंडों का रूल होता है ये। तो इधर भी यही हो जाएगा कि ऊपर तो दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे दोनों घट जाएंगे, यानी 4/2 यानी 2:1 आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। इसके अंदर रख देते हैं x² - y² अपॉन x² + y²। भाई ऊपर रखेंगे तो 4, सॉरी, ये पहली बात तो ये प्लस होगा, और दूसरी बात जब मैं ऊपर, हाँ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब देखो इस चीज को मेरे को सोल्व करना है तो 2 का स्क्वायर 4 + y का स्क्वायर 1, इधर 4 - 1 यानी 5/3 जो है वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। समझ गए होगे। चलते हैं 20 नंबर के ऊपर। एक हॉट एयर का बलून है, टेथर किया जाता है ग्राउंड के साथ में, जो केबल है वो 200 मीटर लंबी है। भाई ये हाइट समझ लो, यहाँ पे बलून है, इधर ये जो है ये 200 मीटर लंबा है, और ये ग्राउंड से पक्का केबल आ रही है। केबल को टाउट मतलब ये कस दिया जाता है और एक एंगल बना दिया जाता है ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का। तो ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ में, तो हाइट ऑफ एयर बलून क्या होगी ये पूछ रहा है। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। मतलब ऐसा है कि जब ये 60 डिग्री होता है और ये 200 दे रखी है, तो अपन ने ट्राइंगल्स याद किए थे कि इसका आधा करो और आगे √3 लगा दो, यानी ये 100√3 आ जाएगी। जो नहीं समझा वो इस डायग्राम में साइन थीटा लिखेगा, मतलब साइन 60 लिखेगा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मुझे निकालनी है, हाइपोटेनियस 200 दे रखी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब देखो यहाँ से पी निकालोगे तो फिर भी 100√3 नहीं आना है, आंसर ही यही आएगा। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। एक सम ऑफ मनी है, सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट इतना बन जाता है 3 साल में, और अमाउंट ही इतना बन जाता है 4 साल में। सम की वैल्यू पूछ रहा है। दो तरीके हैं करने के। एक तो बेसिक है कि आप पी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 बराबर अमाउंट होता है। इस फॉर्मूले में एक बार तो ये वैल्यू रखो, एक बार ये वैल्यू रखो, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सोल्व करोगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा। मैं नहीं मना कर रहा हूं करने के लिए, पर कैलकुलेटिव चीज है, टाइम टेकिंग चीज है। क्यों करना है, इजी बता देता हूं। भाई 815 और 854 अमाउंट है 4 और 3 साल के, इनको घटा दो तो 854 में से 815 जाएगा, तो यहां तो 39 बच गया, और 4 साल में से 3 साल जाएंगे तो यहां 1 साल बच गया। मतलब 1 साल में 39 रुपए का ब्याज लग रहा है। पर मैं 1 साल का क्या करूं, या तो मैं 3 साल का निकाल लेता हूं या मैं 4 साल का निकाल लेता हूं ब्याज। तो 3 साल का ब्याज निकाला, गुणा करके 3 3 9 और 1 10, 107 रुपए ब्याज लगेगा, नहीं 117 रुपए ब्याज लगेगा मेरा 3 साल का। और 3 साल का अमाउंट है मेरे पास में, मैं अमाउंट में से ब्याज घटा दूंगा तो क्या प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा। यानी 815 में से मैंने 117 को घटाया, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है। सोल्व करोगे तो भी 698 ही आने वाला है। ये मेरा आंसर सही हो जाएगा 21 नंबर का। समझ गए। चाहो तो आप 4 साल का भी ब्याज निकाल सकते थे, उसको 854 में से घटा देते, बात एक ही है, आंसर तो यही आने वाला है। चलते हैं 22 नंबर के ऊपर। एबीसी 3 नॉन जीरो इंटीजर्स है, मतलब जीरो नहीं है एबीसी में से कोई सी भी वैल्यू, और एचसीएफ ए और बी का ए दे रखा है। वाह गजब सवाल है। ए और बी का एचसीएफ अगर ए है तो एक चीज बता दूं कि ए तो ए खुद है ही, इस बी में भी ए का फैक्टर है, ये बात आपको पता चल गई। एग्जांपल देता हूं, मान लो 2 और 10 दे रखा है और दोनों का एचसीएफ 2 दे दिया, तो 2 2 तो खुद है ही, फैक्टर तो है ही, 2 इस 10 का भी फैक्टर पक्का मिलेगा, कायदे की बात है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एचसीएफ ओ बी और सी, बी है, तो एचसीएफ बी और सी का बी है, तो फिर से वही बात की, जो बी खुद बी का फैक्टर तो है ही, बी सी का भी फैक्टर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दी होगी आपने कि ए जो है वो ए का फैक्टर था, बी का फैक्टर भी निकल गया, और बी सी का फैक्टर है तो ए सी का फैक्टर पक्का होगा। ये कैसे कि भी देखो 2 है, 10 है और 20 है, इसने ये दे रखे हैं 3 नंबर ए बी और सी, तो मेरे को पता है कि ए खुद का फैक्टर तो है, ए बी का भी फैक्टर है, लेकिन फिर इसने ये बोल दिया कि बी सी का फैक्टर है। अरे तो ए तो पक्का होगा ना फिर सी का फैक्टर। वही बात है कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी होगा, वही चीज है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एचसीएफ बता दो एबीसी का। अरे एचसीएफ क्या होता है कि जो हर एक नंबर का फैक्टर हो, जितने भी दे रखे हैं उनमें से, तो इन सब का फैक्टर तो ए है ना, यानी इन सबका जो एचसीएफ है वो ए आ जाएगा। इन सबका जो फैक्टर है वो 2 है, तो इन सबका एचसीएफ 2 आ जाएगा, वही चीज है।
ठीक है, 23 नंबर पे आते हैं। एक कंटेनर है, उसमें इनिशियली मिक्सचर है वाइन का और वाटर का, वाइन और वाटर 5:3 के रेशियो में है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी इस मिक्सचर से हटाई जाती है और रिप्लेस कर दी जाती है इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर से। ठीक है भाई, ये मतलब इसमें से कुछ निकाला गया मिक्सचर में से और उतना वाटर डाल दिया गया, और इस ऑपरेशन के बाद में जो नया रेशियो है वो 1:1 बन गया। अरे ऐसे बोल दो कि टोटल मिक्सचर पहले 8 था और उस 8 को इस 1:1 में डिवाइड करूंगा तो 4:4 नहीं बन जाएगा क्या वो? हाँ या ना? क्योंकि देखो 5 और 3 8 है, 4 और 4 8 है भाई, जितना मैंने मिक्सचर निकाला उतना पानी डाल दिया तो टोटल तो उतना ही रहा ना, 8 का 8 ही है बेबी। ठीक है, मेरे लिए वाइन 5 से 4 एक कम हुई है, और नॉर्मल सी बात है वाटर बढ़ेगा तो जितना कम हुआ उतना बढ़ गया, इधर एक कम हुआ इधर एक बढ़ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या पूछ रहे हैं कि कितना ओरिजिनल मिक्सचर का रिमूव हुआ था, रिप्लेस किया गया था। तो भाई मैंने एक रिमूव किया ना इस 5 में से, तो एक रिमूव किया इस 5 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 20% आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ 24 नंबर के ऊपर। cos a प्लस साइन ए बराबर 7/5 दे रखा है, वैल्यू ऑफ tan a बतानी है अपन को। कैसे करोगे देखो मैं बताता हूं, इसका स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा cos स्क्वायर a, साइन वाला बनेगा sin स्क्वायर a, और प्लस में आ जाएगा 2 cos a इंटू में sin a, बराबर में भी तो स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49/25। ये चीज होती है 1, 1 उधर जाके घटा दो तो 2 cos a sin a की वैल्यू आ जाएगी 49 में से 25 जाएगा तो 24/25 आ जाएगी, और 2 से इसको काट भी दो तो 12/25 आ गई इसकी वैल्यू। अब क्या करोगे, अब मेरे को tan a पे जाना है तो ऐसा करते हैं, इसमें मैं cos का भाग लगा देता हूं। cos का भाग लगाऊंगा तो यहां से cos कट जाएगा, यहां sin अपॉन cos tan a बन जाएगा, और वो cos का भाग लगाया वो इधर भी लगेगा तो 12/25 cos a बन जाएगा। अब क्या करें इसका, नहीं नहीं ऐसा cos a से तो डिवाइड करने से कुछ बन नहीं पाएगा यार, इसका और क्या करें। इसमें अच्छा cos में हाँ ये हो जाएगा ना, देखो इसमें डिवाइड करने पे बन जाएगा। मतलब ऐसा कर लेते हैं कि इसका रेसिप्रोकल करता हूं, मैं बताता हूं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा रहा है, ये सही जा रहा है। cos a और sin a बन गया, और इधर वाले का रेसिप्रोकल किया तो 25/12 बन गया। अब ऐसा करो कि इस एक को लिख दो साइन स्क्वायर a और प्लस में cos स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखना डिवाइड करूंगा मैं, और यही चीज इस चीज का रिजल्ट लाएगी कि मैंने जब इस चीज से इस पूरे को डिवाइड किया तो साइन ए से साइन ए तो कट गया, और साइन ए अपॉन कोस ए बन गया tan a। बात बन रही है। इधर जब किया तो कोस ए से कोस ए कट गया, कोस अपॉन साइन बन गया कोट ए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 25/12। कोट ए को मैं लिख सकता हूं tan a, यानी कि tan a प्लस 1 अपॉन tan a, और बराबर में 25/12। अब देखो इतना सोल्व करके भी बहुत से लोग फंस जा रहे हैं, अभी और मत फंसना, अब इसको सोल्व कर, अरे भाई भाई वापस आ जा, ये देखो अब इसको मतलब वापस से स्क्वायर करके tan a वगैरह निकालने मत जाना, इस 25/12 को तोड़ना दो चीजों में। और ये भी देखो मैंने कल परसों शायद अपन ने एक पेपर किया था, उसमें एक बात बताई थी कि जब भी यहां दो चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो ना, तो इस 12 को दो चीजों में तोड़ने की कोशिश किया करो। तो मैं इस 12 को 4 × 3 लिख सकता हूं, और ये 4 × 3 भी नहीं लिखना है मेरे को इसको फिर ये कर देना है 3/4 और 4/3। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 4 से 12 3 बार 1 9 आ गया, 3 से 4 12 4 चौके 16 आ गया। देखो 25/12 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन होगा tan a के लिए 3/4 या 4/3 वो अपन टिक कर देंगे, ये वाला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से वैसे भी तो ये क्वाड्रेटिक ही बनेगी ना, तो क्वाड्रेटिक के दो ही रूट आते हैं, दो ही मूल आते हैं, तो वो दोनों निकाल दिए अपन ने, एक 3/4 है एक 4/3 है, ऑप्शन के हिसाब से वेरी कर जाएगा वो चीज। ठीक है, लास्ट और फाइनल 25 क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म अ राइट एंगल इन हाफ अ डे। ये भाई बढ़िया क्वेश्चन है, कायदे से देखा जाए तो रीजनिंग का एक टॉपिक है, लेकिन पूछ सकते हैं, मैथ में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली समझा देता हूं। मैथमेटिकली से ज्यादा तो आप वैसे समझोगे, एक सेकंड मैं बताता हूं कैसे बताऊं। ठीक है एक बार, पर यार ये वाली वॉच तो आपको दिखेगी नहीं, मैं मतलब इसमें कैसे दिखाऊंगा आपको, बड़ी वॉच का जुगाड़ करेंगे एक। चलो एक बार देखो, मैं मैथमेटिकली तो थोड़ा सा बताता हूं, जो चाहेगा तो उसके लिए अपन वॉच से भी समझा देंगे। ध्यान दो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, या फिर
देखो आप इससे समझ लो, चलो वॉच वगैरह का तो अभी क्या अपन करेंगे, मैं समझा दूंगा इससे इजीली आपको सारी चीजें। ध्यान दो, ये फोटो भी इंटरनेट पे बड़ी मुश्किल से मिली है। देखो मतलब कि ऐसा होता है कि देखिएगा, ध्यान से देख लो इस चीज को, मतलब रीजनिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा बार मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चीज के, तो वैसे भी समझ जाओगे कि 12 से 1 के बीच में, इधर देखना, 12 से 1 बजे के बीच में जब घड़ी चलती है ना, तो 2 बार राइट एंगल बनता है। मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दे देता हूं कि देखो, जब 12 से 1 के बीच में घड़ियां चलेंगी तो जो छोटे वाली सुई है भाई, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो छोटे वाली सुई तो यहां होगी, और जब बड़े वाली सुई कुछ इस तरीके से बनेगी जब 90 डिग्री बन जाएगा। पर एक बार ऐसे भी तो होगा कि जब ये इधर होगी और ये इधर आएगी, जब भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा ना। यानी कि हर 1 घंटा जब निकलेगा तो उसके बीच में 2 बार राइट एंगल बनता है। देखो यहां बन रखा है, 1 से 2 के बीच में भी यहां 2 बार बन रखा है। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, उसको छोड़ के मैं एक बार आगे चलता हूं। देखो 3 से 4 के बीच में भी 2 बार बना, 4 से 5 में भी 2 बार बना, 5 से 6 में भी 2 बार, 6 से 7 में भी 2 बार, 7 से 8 में भी, यहां भी 2। फिर यहां एक एक्सेप्शन आ गया, इसको छोड़ दो, ये 2 बार, ये 2 बार, फिर आगे 2 बार। तो देखो एक बार टोटल काउंट करना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है 20 हो गए। अब इन 20 को रख के रख लो। अब सिर्फ 2 से 3 के बीच में एक ही बार राइट एंगल बन पाएगा। ये क्या रीजन होता है, देखो कि भाई जब 2 से ये देखो ऐसे है, दो यहां 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो जब 2 से 3 के बीच में बनता है ना, तो वो सिर्फ एक यही वाला बन पाता है, क्योंकि जब वो इधर वाला बन पाएगा तो वो पूरा ऊपर जा चुका होता है। मतलब यार जब घड़ी होती तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज करवा पाता, पर आप समझ लो कि यहां सिर्फ एक ही बार बनेगा, और ऐसे ही 8 से 9 के बीच में भी सिर्फ एक ही बार बनेगा। जब वो दूसरी बार बनने जाता है, ऐसे समझ लो, तब फिक्स 3 बज चुके होते हैं, ये समझ लो, और यहां बनने जाता है तो फिक्स 9 बज चुके होते हैं, तो वो अगले साइकिल में काउंट हो जाता है। आया ना, यानी कि 1 और 1 2 और जुड़ जाएंगे, तो 20 + 2 यानी पूरे दिन में तो टोटल 22 बार बनेगा। और ये दिन में बात कर रहा हूं सिर्फ अपने दिन की। और अगर दिन और रात वाला भी अपन काउंट करते हैं, जिसे फुल डे बोला जाता है, उसमें 22 + 22 करके 44 बार बन जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आओ, देखो सारे तरह के ऑप्शन दे रखे हैं उसने। अगर देखो, ये देखो अब क्या बोल रहा है, हाफ अ डे, तो इस हाफ अ डे का मतलब है कि रात हटा दो, दिन रखो, तो 22 आएगा अपना आंसर। फुल डे बोलता तो मैं 44 करता, 24 और 48 तो किसी भी हालत में आने के चांसेस ही नहीं है। ये वाला अपन को करेक्ट आंसर करना है। आशा करता हूं कि बाकी तो सारे क्वेश्चन मेरे को पता है, मैंने अच्छे से समझाए समझाए, आशा करता हूं कि ये वाला भी मैं विजुअलाइज करवा पाया होगा आपको। ठीक है, तो इजीली अपने सारे क्वेश्चन खत्म हुए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।